ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान की पोजीशन गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में कुछ इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है, और पाकिस्तान में हंगर की वो सीवियरिटी नहीं रही जिससे आपकी जनरेशन स्टंट होना शुरू हो जाए और ये क्राइसिस सूरत इख्तियार कर जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स और इंडिविजुअल जो लीडर हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने कुछ और चीज़ें भी सोची हैं कि जिनको दुरुस्त किए बगैर इस मैनेज पे काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम सबको मालूम है कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी जो है, इट हैज़ बिकम अ वेरी सीरियस इशू। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी मौजूद हैं। डॉक्टर वेरी वार्म वेलकम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये क्या कहता है, और ख़ास तौर पे वो न्यूट्रिशन सर्वे भी पीछे आया था, अगर आप इनको थोड़ा सा बताएं। देखिए, न्यूट्रिशन सर्वे जो था वो थोड़ा सा डेटेड हो गया रिलीज़ होते होते। हमें मालूम है लेट किया। कि वो पिछली हुकूमत में कंपाइल हो गया था। उस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसको रिलीज़ नहीं किया गया, तो तकरीबन 2 साल लेट रिलीज़ हुआ है। एक्चुअली वो 2018 का डाटा है जिसको 2020 में रिलीज़ किया गया। इस वक्त आपके पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो कि अगेन एक खासा क्रेडिबल इंडेक्स है भूख और फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से। 4 चीज़ों पे ये परखता है, मुख्तलिफ ममालिक की रैंकिंग करता है। एक तो जो माल नरिशमेंट जो है उसका लेवल क्या है किसी मुल्क में, यानी अंडर नरिश कितने लोग हैं जिनको कि एक न्यूट्रिशियस और एक बैलेंस डाइट जो है वो नहीं मिलती। दूसरा ये है कि स्टंटिंग जो है वो कितनी प्रिवेल कर रही है बच्चों में, वेस्टिंग कितनी प्रिवेल कर रही है, यानी उनका कद और उनकी जो वज़न है वो उनकी उम्र के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं। और चौथा जो है वो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मॉर्टेलिटी के बारे में, तो इसको बेसिस बनाते हुए रैंकिंग की जाती है। खुशी की खबर ये है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले में जब हम देखते हैं, आज से 3-4 साल पहले के जो अपनी रैंकिंग थी, उससे जब आज देखते हैं तो चीज़ें कदरे बेहतरी की तरफ हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अभी भी 107 ममालिक में हमारी जो रैंकिंग है वो 88 नंबर पे 88वां नंबर है हमारा, जो कि टूवर्ड्स बॉटम ऑफ द लैडर आता है। और जो इसको वो इंटरप्रेट करते हैं, वो ये करते हैं कि जी अभी भी सीरियस कंसर्न है फूड इनसिक्योरिटी और हंगर के हवाले से। तो वो थ्रेटनिंग कंसर्न जो था, जो कि आज से 4-5 साल पहले की जब हमारी रैंकिंग थी उससे हम निकल आए हैं, लेकिन अभी भी वो एक सीरियस कंसर्न है। एक चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई, मतलब 23-23.5 मिलियन आपको मीट्रिक टन स्टेपल फूड गंदम चाहिए होती है, 24 आप प्रोड्यूस कर लेते हैं। 3.5 लाख टन चावल चाहिए होते हैं, 5 लाख टन आप प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये 2 स्टेपल फूड है, बीफ आप साइजेबल, फिर हंगर क्यों है यहाँ पर? देखिए, ये सिर्फ आप अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और जब आप जो मैंने 4 आपको इंडिकेटर बताए, मेल न्यूट्रिशन की जो बात करते हैं, जो स्टंटिंग, वेस्टिंग और इन्फेंट चाइल्ड मॉर्टेलिटी की बात करते हैं, उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं अवेलेबिलिटी की, फिजिकल अवेलेबिलिटी के अलावा आप कितनी न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो खाते हैं। और इसका ताल्लुक सिर्फ गुर्बत से अब नहीं रहा, यानी आप देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे मसला, हमारे यहाँ माल नरिशमेंट है, उनके यहाँ ओबेसिटी एक मसला बहुत बड़ा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आप देखिए तो ओबेसिटी के अलावा जो दूसरा है कि जो बहुत सी वेल बीइंग फैमिलीज जिनको अदरवाइज आप गुर्बत की डेफिनेशन में नहीं लेके आ सकते, वहाँ पे बच्चे न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हैं। जो पाकिस्तान के स्पेशली अर्बन एरियाज़ में जो जंक फूड का कल्चर आ गया है और जो एक नॉन न्यूट्रिशियस डाइट का कल्चर आ गया है, वो यकीनी तौर पे आप अगर सुबह शाम दोपहर आप सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं, या आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, या आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे, तो आप एक बैलेंस डाइट तो नहीं ले रहे हैं ना। तो जब बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो मेल न्यूट्रिशन तो आएगी। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट, जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो स्पेशली इन्फेंट चाइल्ड मॉर्टेलिटी में जिसका बड़ा क्रूशियल रोल है, वो है आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। अभी कोविड के बाद बार बार कहने के बावजूद भी कि हर आधे घंटे के बाद आप हाथ धोते रहें, लोगों में अभी भी उस तरह से शऊर नहीं आया है। और अगर आप धोना चाहते भी हैं तो वहाँ भी आपको देखना है कि आपकी एक साइजेबल पॉपुलेशन ऐसी है जिसको पानी मुयस्सर ही नहीं है। तो अगर पानी होगा ही नहीं तो वो हाथ धोना या उसकी जो सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, हाइजेनिक प्रैक्टिसेस, उनको अडॉप्ट करना वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर पानी कंटेमिनेटेड होगा तो आप जो मर्ज़ी, आप 5 स्टार होटल में बड़ा महंगा खाना खा के एक गंदा ग्लास पानी का पी लें तो रिज़ल्ट जो है फूड पॉइजनिंग होगा। तो जब तक आपके
यानी हमारा सारा फोकस जो है वो ज़्यादा पैदा करने पे है कि जी गंदम पैदा हो जाए, चीनी पैदा हो जाए, बीफ आ जाए, राइस आ जाए, जो कि बड़ा अहम है, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस, कि वो लोगों की पहुंच में भी हो, और फिर कि जो पीने का साफ़ पानी, हाथ धोने के लिए साफ़ पानी, हाइजेनिक प्रैक्टिसेस और बैलेंस डाइट का खाना, ये इम्पोर्टेंट है अगर हम इस हंगर और माल नरिशमेंट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आजकल और भी कुछ सिस्टम चल रहे हैं, ग्लोबली थिंकिंग है कि सिस्टम्स को थोड़ा ट्वीक अप करना चाहिए, थोड़ा ट्यून इन करना चाहिए और नए सिस्टम ट्रांसफॉर्म करके लाने चाहिए। क्या है ये, थोड़ा सा एसेंस देखिए, इस वक्त जो एक नया बज़वर्ड आप सुन रहे होंगे डेवलपमेंट सेक्टर में भी और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में और ग्लोबली इसको सुन रहे होंगे, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड सिस्टम्स। के जो हमारे फूड सिस्टम ये होता है कि आपको सोइंग से लेके कंज्यूमर की प्लेट तक ये सारा जो है ये सारा फूड सिस्टम का एक हिस्सा होता है। आप बो रहे हैं, फसल बो रहे हैं, या आपने लाइफ स्टॉक रखे हुए हैं, वहाँ से आप फसल को किस तरीके से कौन ख़रीदता है, कौन उसको पैक करता है, कौन उसको रिफ़ाइन करता है, ब्लेंड करता है, वैल्यू एडिशन करता है, मार्केटिंग होती है, कंज्यूमर उसको बाई करता है, बाई करके पकाता है और उसको खाता है। तो ये सारा एक फूड सिस्टम है, और ये फूड सिस्टम जो है ये फूड वैल्यू चेन से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसका जो पावर रिलेशन है वो क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इस पूरे एरिया में सिर्फ गंदम ही लगनी है, या इस पूरे एरिया में सिर्फ कमाद लगेगा, या यहाँ पे कपास पैदा होगी, या यहाँ पे जानवर रखे जाएंगे, नहीं रखे जाएंगे। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से ऐसे अवामल हैं, कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये आड़ती जो है, आड़ती का रोल इम्पॉर्टेंट है, आड़ती ही ख़रीदेगा, इसको डायरेक्ट सेलिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती। कौन से ऐसे अवामल हैं जो इस चीज़ को वो देखेंगे कि अच्छा जी अगर सरगोदे में सिट्रस बहुत पैदा हो रहा है तो क्या वहाँ पे आपके पास सिट्रस की वैल्यू एडिशन के लिए कोई इंडस्ट्री है, या जो सिट्रस फार्मर है जब उसकी फसल अच्छी होगी तो वो रेडियो पे बड़े बुरे तरीके से वो बिक रहा होगा सरप्लस सीज़न में। तो ये सारा जो है ये फूड सिस्टम है। और अब जो बात की जा रही है, अब ये की जा रही है कि जी कोविड के बाद आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना होगी। यानी अगर आप इस सारी डिस्कशन को जिसको हमने किया है इसको कोविड के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें, खुदा न खास्ता किसी को कोविड पे करते हैं बात, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इसके बाद डिस्कशन जारी रखेंगे, क्योंकि कोविड का मामला ऐसा है कि इसको टाई अप करने के दरमियान ब्रेक नहीं आनी चाहिए। वेलकम बैक। एक छोटी सी बात, आप कह रहे थे कौन डिसाइड करता है, ये तो मुझे पता है कि आखिरी दफ़ा अमेरिका ने डिसाइड किया था, क्योंकि उन्होंने सर्वे करके बताया था कि आपके सॉइल कहाँ एसिडिक है और ये 4 फसलें लगाई हैं। नहीं, वो तो एग्रो अब तो वो अमेरिका की जो था वो भी बहुत पुराना हो गया, क्योंकि अब तो क्लाइमेट सारी चेंज हो गई ना, चेंज हो गई क्लाइमेट, अब तो जोनिंग की सारी चेंज हो गई। हमने देखा कपास का जो एरिया था वहाँ पे शुगर मिल्स लग गई, वो तो जहाँ पे आपके बागात वगैरह थे, या जहाँ पे आपका गंदम थी वहाँ पे आर्चर वो आ गए, आपके टनल फार्मिंग जो है सेंट्रल पंजाब में वो शुरू होगी। तो वो तो सिट्रस में बांस भी लगे हैं कई जगह, तो वो तो मुख्तलिफ फैक्टर्स है। ये तो यही वो जो पावर ब्रोकर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कमिंग बैक कोविड के कॉन्टेक्स्ट में और ये फूड सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए अगर खुदा न खास्ता किसी को कोविड का अटैक होता है तो आप पहली चीज़ क्या कहते हैं, आप कहते हैं जी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो कोविड का कोई इलाज नहीं, सिम्टोमेटिक इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन इम्यूनिटी बंदे की ठीक रहनी चाहिए, विटामिन खाए, ये हेल्दी फूड खाए, प्रोटीन खाए, ये करे वो करे। अब अगर आपकी 1/4 पॉपुलेशन है ही माल न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब है कि उसमें इम्यूनिटी है ही नहीं है। अगर आपकी एक रीजनेबल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रही, तो अगेन उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। अगर मैं सारा दिन अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलता हूँ, धूप का एक्सपोजर ही नहीं है, तो मुझ में विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। तो ये वो अगर मैं सिट्रस बिल्कुल नहीं लेता हूँ तो विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी। तो ये वो अवामल हैं जो कि इस पेंडेमिक के बाद बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यानी पहले तो हम सिर्फ ये देखते थे खुराक का जो रिश्ता था वो ये देखते थे कि अच्छा जी आप में एनर्जी होनी चाहिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम काज अब कर सकें। अब हम खुराक का रिश्ता जो है और एक हेल्दी बॉडी का रिश्ता, वो बाकी बीमारियां तो हैं ही हैं, लेकिन कोविड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं सर्वाइवल से है कि अगर खुदा न खास्ता कोविड
एक ऐसे बंदे को या बंदी को लगता है जो कि बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट की वजह से जिसकी इम्यूनिटी बेहतर है, विज़ावी एक ऐसे बंदे इंसान को लगे जो कि जिसमें इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है या मैल नरिश्ड है, तो दोनों पे उसके असरात जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और बच्चे जो हैं, बच्चों पे जब कोविड आता है तो वो अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब मैल नरिश्ड बच्चे जो है वो आपके जब आप उसकी बात करते हैं तो आपका जो पहले जहन में तासर आता है वो क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली वो लोअर इनकम सेगमेंट से या लोअर मिडिल इनकम अर्नर फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा। अब अगर ऐसी फैमिली में एक एसिम्प्टोमेटिक बच्चा जो है वो पहुंच जाता है तो वो अपने घर के बाकी अफराद के लिए खतरा बन जाएगा। तो इसको पूरे सिस्टम को अब बदलने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो सारे फैसले थे, कौन बोता है, क्या बोता है, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग की जाती है, किस प्राइस पे उसको बेचा जाता है, इन सारी चीज़ों को अब रिवाइव ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी। कि वो जो अवामिल जो कि हंगर का बायस बन रहे हैं, उनको अगर हमें उनसे बचना है तो आप जो कह रहे हैं वो ये है कि एक हेल्दी फूड ग्रोथ चेन की साथ साथ अब सिस्टम भी जो हैं वो बड़े इन प्लेस होने चाहिए कि ताकि उसको हैंडल कर सके। हाँ बिल्कुल, यही कह रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, पॉलिसी अरेंजमेंट, दोनों पॉलिसी अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, इम्प्लीमेंटर्स, यानी मुझे ये बहुत बड़ा काम है ये तो। लेकिन ये इसके बगैर अब गुजारा नहीं होगा ना। बड़ा काम मुझे इसलिए ख्याल है कि अब सीपेक के साथ हम वो कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं तो फूड यहाँ उगेगी और चली कहीं और। वो उसमें हम पिछले 10-15 साल से सुन रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर टेक ऑफ कर जाएगा या नहीं, बाकी भी। लेकिन हमें यही तो देखना है ना कि हो सकता है कि आपका एक ऐसा एरिया जो कि बहुत सरप्लस पैदा कर सकता है और वहाँ पे आप अगर इस तरीके से कुछ उगा लेते हैं, आपको कुछ कैश इन हैंड मिल जाता है जिससे आप फौरी तौर पे किसी दूसरी फसल पे जा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको एक सिस्टम जब थिंकिंग आएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो फिर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि ये जो आप कह रही हैं तो एक बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको एक पूरी सिस्टम थिंकिंग की जरूरत है ना। एक पूरी मिनिस्ट्री होनी चाहिए। नहीं, देखिए, बजाय इसके कि आप ये सारी मिनिस्ट्रीज का काम होगा, ये एक मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन करेगी। हाँ, तो देखिए इसमें बजाय इसके कि हम सिर्फ ये सोचे कि गंदम का बहरान क्यों आया या चीनी का बहरान क्यों आया या बड़ी ईद पे जानवर क्यों महंगा हो जाता है या टमाटर क्यों महंगा हो जाता है, तो हम तो अभी सिर्फ साइलोज में सोचते हैं। तो अब पूरे सिस्टम को आपको देखना होगा कि पूरे सिस्टम को हम देखने की कोशिश करें कि बलूचिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी क्यों है और वहाँ पे इतना रकबा जो फारिग पड़ा है वहाँ उसको हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो साउथ पंजाब है जो कि ब्रेड बास्केट है पाकिस्तान का, वहाँ पे गुर्बत की शरह बाकी पंजाब के मामले में मुकाबले में क्यों ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन सी ऐसी पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है इस पर हमें एक और प्रोग्राम करना चाहिए इसी फूड सिस्टम के ऊपर। कोई बॉटम लाइन आप आखिर में देना चाहें? देखिए, मैं दोबारा गवर्नमेंट के लिए भी और आम लोगों के लिए। देखिए, हमें अभी तक एग्रीकल्चर के इशू को, फूड सिक्योरिटी के इशू को हमने एक टेरिटोरियल इशू मार्जिन पे रखा हुआ था कि बाकी सारी चीज़ें पहले, उन पे हम बाद में बात करेंगे। और हमारा ज़्यादा जो दौड़ थी वो ये थी कि जी जीडीपी ग्रोथ आ जाए, नंबर आ जाए, फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं तो ऑस्टेरिटी जो है उसको हमें थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम एनर्जी सर्कुलर डेट पे या लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे या और नॉन प्रोडक्टिव अखराजात पे खर्च करना शुरू कर दें। ऑस्टेरिटी को एक साइड पर रखें, कर्ज लेना पड़ता है तो कर्ज लें, जो भी करना है रिसोर्सेज डाइवर्ट करना है तो डाइवर्ट करें ह्यूमन डेवलपमेंट पे। और ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल होगी जब आप पॉवर्टी जो एलिविएशन है उस पर खर्चेंगे, जब आप फूड सिक्योरिटी पे खर्चेंगे, जब आप एग्रीकल्चर पे खर्चेंगे, जब आप फूड सिस्टम को ओवरऑल बेहतर बना देंगे। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे अगर आज हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो आपके आने वाले चंद सालों के लिए उसका फल मिलना शुरू होगा। आखिरी क्विक आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर पाकिस्तान में इसको हमने अडॉप्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जर्मिनेट कहाँ से होगा फेडरल लेवल? उसका सबसे, जैसे आपके बहुत से सिक्योरिटी प्लान बनते रहे हैं, बहुत सी स्ट्रेटजीज बनती रही हैं, हमारे पास एक नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान की ज़रूरत है जो वफाक से नीचे ना जाए बल्कि ज़िलों से वफाक की तरफ आए। तो आपको एक तो आपको एक कंसल्टेशन से मुख्तलिफ अजला की उनकी अपनी देखते हुए कि क्या रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को कोई दे ना, थिंक टैंक में आप बैठे हुए हैं, कुछ बना के दें, वो अपने सूबों को दें, आपके क्लस्टर बने कि जी ये 10 अजला ऐसे हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट बनती है, ये 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी फूड सिस्टम को यूँ रिवाइव करना है। तो आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा और इसकी हमने ऑलरेडी जो थी रिकमेंडेशन वो बना के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भिजवा भी दी है।
और प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल इसको अप्रूव कर भी दिया है। बिल्कुल अब हमें देखना ये होगा कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्ट तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, अब जब वो वापस आएगा तो देखना होगा कि जो नोडल मिनिस्ट्री जिसकी तरफ ये भेजा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और PRC, उनमें कितना ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ और कितना उनके वो टीथ हैं और मसल्स हैं कि इस चीज़ को सूबों के साथ और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ वो कोलैबोरेशन में इसको एक आगे रियलिटी बढ़ा बनाया जा सके। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो बाकी स्टेक होल्डर्स का भी मुझे यकीन है हुआ होगा। आइंदा इस पे फिर एक और प्रोग्राम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त मांगते हैं। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।